एक चीज़ मैं और आप सबको बता दूं कि ये जो दोनों वक्तव्य होंगे, तो हमारे बहुत सारे युवा साथी भी हैं यहाँ पर, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इनको थोड़ा गंभीरता से सुनिए, ध्यान से सुनिए, और सवाल जवाब के रूप में भी हम लोग एक सत्र इसका रखेंगे, ताकि ये संवाद जो है वो एक तरफा न रहे, दो तरफा संवाद रहे। और मैं याद दिला दूं कि ये जो 2024 है, हम लोग इसमें प्रेमचंद का जो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है रंगभूमि, उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। और जिस असहयोग आंदोलन की बात और जिस अवध के आंदोलन की बात कर रहे थे, तो 1921-22 जो है वो अवध के किसान आंदोलनों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे सामने इतिहास है। और उसी दरमियान ये रंगभूमि उपन्यास लिखा गया, और उसमें जो किसान है सूरदास, उसका जो चरित्र है, उस चरित्र के माध्यम से आज जो हम बहुत सारी बातें, जैसा प्रियंवद जी कह रहे हैं कि ये जो सुधार आंदोलन या इस तरह की संस्थाओं के माध्यम से जो चेतना का मसला है, वो उतना गंभीर नहीं है। भारतीय परंपरा में जो हमारा किसान है और जो सबसे कमज़ोर या जो हाशिए पर का समाज है, वो अपनी तरफ से खुद ही बहुत आगे बढ़ा हुआ है अपने समय से। उसमें सूरदास का एक अंश है, वो मैं ज़रूर उल्लिखित करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो एक फैक्ट्री मालिक है उसका नाम है जान, और जान के आगे भी सेवक लगा है, जैसे आजकल सेवक लगाने की बहुत प्रचलन है। तो जान सेवक है, और वो सूरदास की ज़मीन जो है वो हथियाना चाहता है अपनी सिगरेट की फैक्ट्री लगाने के लिए, और वो तरह तरह से उसे परेशान करता है। उस उपन्यास के माध्यम से जो एक चरित्र है पूरा उपनिवेशवाद का और जो भारतीय सामंतवाद है, कैसे ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये भी उस दौर की एक सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो उपनिवेशवाद है, जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो सामंतशाही है, जो धर्म की सत्ता है, जो ये वर्ण और जाति के जो संदर्भ हैं, इन सारी संदर्भों से जकड़ा हुआ वो समाज, चाहे वो मुस्लिम समाज रहा हो, चाहे वो भारतीय समाज रहा हो, कैसे वो उन जकड़नों से बाहर आने की लगातार चेष्टा करता है। और इस चेष्टा में एक किसान की जो चेष्टा है वो मैं उल्लिखित करना चाहूँगा कि जब उसकी झोपड़ी जला दी जाती है सूरदास की, तो वो अपनी झोपड़ी की राख पे बैठा हुआ है। आज आप ये जो पिछले 2-3 वर्ष पहले किसान आंदोलन चला, उसके संदर्भ में भी इसको देख सकते हैं। तो सूरदास अपनी झोपड़ी की राख पर बैठा हुआ है, और एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का, उसका नाम है मिठुआ। तो वो मिठुआ कह रहा है, पूछ रहा है कि दादा अब क्या करोगे, झोपड़ी जल गई, अब क्या करोगे? तो सूरदास कहता है कि फिर बनाएंगे। तो उसने कहा कि अगर दादा फिर जला दी गई तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि फिर जला दी गई तो फिर बनाएंगे। तो ऐसे ही उसने 2-3 बार पूछा, फिर उसने कहा कि अगर 1000 बार जला दी गई तो क्या करोगे? तो सूरदास कहता है कि फिर 1000 बार बनाएंगे। तो ये जो एक शक्ति है, जो भारतीय जनता की शक्ति है, जिसकी बात प्रियंवद जी कह रहे थे कि मनुष्य की जो सत्ता है, जिसको बहुत पहले चंडीदास, जो भक्ति काल के दरमियान बंगला के बड़े संत कवि हुए, उनकी एक पंक्ति है, सुनह मानुष भाई सबारे ऊपर मानुष सत्य तहार न ऊपर नाई। तो ये जो मनुष्य है, जो मनुष्यता है, और इसकी जो चेतना है, इसी एक शक्ति को, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े बड़े नेता लोग रहे हों, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग रहे हों, उन्होंने ये जो अंतर्निहित चेतना है भारतीय समाज की, जो मनुष्य की, उसको कहीं ना कहीं आगे लाने का काम किया है। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे पहले वक्ता के तौर पर प्रोफेसर सलील मिश्र जी को। सलील मिश्र जी वर्तमान में अंबेडकर विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है, उसमें इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं,
उसके पहले कुछ समय तक उन्होंने जामिया मिलिया में और काफ़ी लंबे समय तक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य किया है। सलील जी की जो विशेषज्ञता का क्षेत्र है वो आधुनिक भारतीय इतिहास है, और उसमें भी खासतौर से जो राष्ट्रीय स्वाधीनता का आंदोलन है, मुझे लग रहा है बिपिन चंद्र जो बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए, उनके साथ मिलकर के बहुत सारी परियोजनाओं में काम किया है सलील जी ने। तो एक तो वो इंडियन नेशनल मूवमेंट उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र है, दूसरा जो उनका काम है वो कम्युनल पॉलिटिक्स एंड पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, माने ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, और इसी पर उनकी एक पुस्तक भी है जो उत्तर प्रदेश में 1937 से 1939 के दरमियान की स्थितियों पर लिखी गई है, नरेटिव ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन यूपी। ये सेज पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई। इसके अलावा उन्होंने स्वराज पार्टी पर एक छोटा सा मोनोग्राफ या बुकलेट कह लीजिए लिखी है नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए। इसके अतिरिक्त उनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो ICHR की योजना के तहत उन्होंने 1942 के आंदोलनों के दस्तावेजों का संकलन किया है, संपादन किया है, और जिसका टाइटल है टुवर्ड्स फ्रीडम, और ये काम उन्होंने प्रोफेसर बिपिन चंद्रा जी के साथ मिलकर के किया। इसके अलावा सलील जी 2009 में विजिटिंग फेलो भी रहे हैं सेंटर फॉर हिस्ट्री ऑफ इमोशंस। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा और हम लोग चाहेंगे कि इस पर आप ज़रूर कुछ अपने अनुभवों को साझा करें, क्योंकि इसका जो विषय है आपका वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है बर्लिन में, वहाँ पर सेंटर फॉर हिस्ट्री ऑफ इमोशंस पर आप फेलो के तौर पर आप रहे हैं, और एक मोनोग्राफ लिखा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इमोशंस इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ इमोशंस, जिससे हम सब आजकल और बेहतर तरीके से वाबस्ता हैं। इसके साथ ही सलील जी का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो उन्होंने भाषा के सवाल पर किया है, खासतौर से हिंदी उर्दू के संबंधों को लेकर के, और साझा संस्कृति को उन भाषा के और समाजों के माध्यम से समझने की कोशिश की है। और एक बहुत उनका प्रसिद्ध निबंध है साझा अतीत खंडित वर्तमान। इसके अलावा एक और क्षेत्र है उनकी विशिष्टता का जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जिसके तहत हम लोग बहुत सारे विमर्शों की बात करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते और साहित्य और संस्कृति में दिलचस्पियाँ रखने के नाते मैं समझता हूँ कि सलील जी हमारे आज के इस विषय को इतिहास, राजनीति और संस्कृति और साहित्य इन कई आयामों के साथ जोड़ करके अपनी बात रखेंगे। मैं आदरणीय सलील जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रियंवत जी, आनंद जी, अनीता जी, गौहर भाई, दोस्तों, मैं अनुष्टुप का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये अवसर दिया कि हम एक बहुत महत्वपूर्ण विचार की थोड़ी जांच पड़ताल करें। गिरिराज किशोर जी ने अपने साहित्य और लेखन के द्वारा बहुत नई पॉसिबिलिटीज़, बहुत नई संभावनाओं के लिए स्थान बनाया, और मैं उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ आज अपनी बात आपके सामने रखने के लिए। आज मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूँ वो प्रगतिशील चेतना से जुड़ी हुई है, लेकिन ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा प्रगतिशील विचार पे, प्रगतिशीलता के, प्रोग्रेसिव विचार पे, और ख़ास 3 बिंदुओं पर: उसका इतिहास, उसकी दुविधाएं और उसके समक्ष चुनौतियां। तो 12-15 मिनट में, लगभग 40-45 मिनट में मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। तो दोस्तों, आज मेरी कोशिश है कि एक ऐसे विचार की हम पड़ताल करें, उसकी जामा तलाशी लें जिस विचार में कमोबेश हम पले बढ़े हैं, आज भी कॉन्सेप्चुअली हम उसके भीतर रह रहे हैं। प्रगतिशीलता का विचार वस्तुतः एक यूटोपिया है, वो एक भविष्य की ओर उन्मुख है, वो आज का वर्तमान नहीं है, वो यथार्थ नहीं है, वो एक खाका है, वो एक ब्लूप्रिंट है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का। ये एक ऐसा विचार है जो हमारा यथार्थ नहीं है, हमारी आकांक्षा है, हमारी एस्पिरेशन है। हम चाहते हैं दुनिया की एक शक्ल सूरत हमारे दिमाग में है, वो आज का वर्तमान नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि वहां तक पहुंचें। तो ऐसे विचार को
एक कॉन्सेंसुअल विचार होना चाहिए, सर्वसम्मति उस पर होनी चाहिए, हालांकि है नहीं, लेकिन ऐसे विचार को एक ठंडे दिमाग से देख पाना, एक क्लिनिकल तरह से उसकी जांच पड़ताल कर पाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आज की मेरी वही कोशिश है कि एक बहुत ही क्लिनिकल तरीके से उस विचार को एग्जामिन करूंगा, उसके इतिहास को, उसकी दुविधाओं को, उसके सामने जो चुनौतियां हैं आज। दोस्तों, मेरा मानना है, और ज्यादातर लोग मुझसे सहमत होंगे मंच पे भी, कि हमारा प्रगतिशील विचार जो है, जिस तरह से मैंने उसको परिभाषित किया अभी, वो एक खास संकट के दौर से गुजर रहा है और इस संकट को समझना जरूरी है। ये संकट बाहर से नहीं है मेरे हिसाब से। ये संकट ऐसा नहीं कि इस विचार के बहुत सारे विरोधी आज हैं। इस प्रगतिशील विचार के हमेशा से विरोधी रहे हैं, जो समाज के वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, स्टेट सिस्टम्स हैं, या वो लोग हैं जो कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से जिनका नुकसान होगा, या वो लोग हैं जो कि स्टेटस को, एग्जिस्टिंग सिचुएशन के बेनिफिशियरी हैं, वो निश्चित रूप से प्रोग्रेसिव विचारों के खिलाफ उसकी दूसरी तरफ खड़े होंगे। तो ये संकट नहीं है, ये तो हमेशा की बात है, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई निराली बात नहीं है। ये भी समस्या, संकट ये भी नहीं है कि इन विचारों को सामान्य तौर पे जनता का बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिलता है। ये भी कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है। जो भी विचार दोस्तों समाज में सोशली और मॉरली जो सुपीरियर आइडियाज होते हैं, वो एक छोटे से वर्ग के ही पास होते हैं। वो एक माइनॉरिटी अकम्प्लिशमेंट है। माइनॉरिटी से मेरा मतलब है कि वो लोग जो कि संख्या में कम होते हैं, वो अक्सर प्रोग्रेसिव विचारों को रखते हैं। बहुत कम लोगों के पास ये संभावना हो पाती है कि वो सोशल स्ट्रक्चर की बहुत सारी सीमाओं को लांघ के इन विचारों को अपने पास तक ला सके, उनको ग्रहण कर सके, उनको इंटरनलाइज कर सके। प्रोग्रेसिव विचार आमतौर पे माइनॉरिटी आइडियाज होते हैं, आज के भी समाज में और अतीत के भी किसी भी समाज में। हमें उस पर कोई मुगालता नहीं रखना चाहिए। प्रोग्रेसिव विचारों के सामने इसलिए ये हमेशा चुनौती बनी रहती है कि वो इंस्यूलर हो सकते हैं, वो अंतर्मुखी बन जाएं। तो संकट ये भी नहीं है कि प्रोग्रेसिव विचारों में आस्था रखने वाले लोग संख्या में, गिनती में कम हैं। ऐसा पहले भी था, आज भी है। तो ये भी संकट नहीं है, लेकिन संकट है। संकट दरअसल बाहर से भी नहीं है, वो भीतर से है। संकट है एक क्राइसिस ऑफ कन्विक्शन का। प्रोग्रेसिव विचार रखने वाले लोगों का उसमें विश्वास कम हो रहा है और कम हो गया है। एक खास तरह के डिफीटिज्म के दौर से हम लोग, निराशावाद के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। प्रोग्रेसिव विचारों में, प्रगतिशीलता के विचारों में आस्था लोगों की कम हो गई है, वो जिनकी की पहले थी। ये विचार सामाजिक रूप से कितने कारगर और महत्वपूर्ण है, इस पर भी लोगों का विश्वास, जो अंदर के लोग हैं, उनका कम हो गया है। कुछ कुछ ऐसा लगने लगा है बहुत सारे लोगों को जो कि इन विचारों को पॉलिटिक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि हमारे जिस बुरे हाल में हम हैं, जो हमारा डिक्लाइन हुआ है, जो हमारा पतन हुआ है, उसके लिए, जो प्रगतिशील शक्तियों का पतन है, उसके लिए कहीं ना कहीं पे ये विचार ही तो जिम्मेदार नहीं है। ये भी एक अजीब सी बात है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है दोस्तों। एक कहानी है, बर्ट्रैंड रसल जो बड़े ब्रिटिश फिलोसोफर थे 20वीं सदी के, उन्होंने बताया कि उनके घर में एक बहुत बड़ी घड़ी हुआ करती थी, उनके दादा की क्लॉक, जो कि टाइम बताती थी। और उस घड़ी के साथ में समस्या लोगों को ये थी कि वो बहुत भारी थी और एक जगह से दूसरी जगह तक उसको उठा के नहीं रखा जा पाता था, और वो लोग इसी बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। फिर किसी ने ये आइडिया दिया कि इस घड़ी का अगर पेंडुलम हटा दिया जाएगा, तब फिर ये घड़ी हल्की हो जाएगी और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें समस्या ये थी कि घड़ी का पेंडुलम हटा दिया जाएगा तो फिर वो टाइम नहीं बता पाएगी, वो काम नहीं कर पाएगी जिस काम के लिए वो घड़ी बनी हुई है। लेकिन ये लोगों के दिमाग में उस समय नहीं आया, तो उन्होंने पेंडुलम हटा दिया और सब लोग बहुत खुश हो गए कि हाँ, अब इस घड़ी को हम एक जगह से दूसरी जगह तक हटा सकते हैं। तो ये मानना कि हमारी अपनी राजनीति में, हमारे आगे बढ़ने में ये प्रगतिशील विचार ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं या बाधा हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी क्राइसिस की बात है। ये कुछ कुछ वही बात है कि आप उस घड़ी से पेंडुलम को हटा दीजिए तो वो टाइम नहीं बताएगी, लेकिन उसको इधर से उधर हटाया जा सकता है। तो इन सब वजह से मुझे लगता है कि इन विचारों की जांच पड़ताल, इनका इतिहास, ये जानना बहुत जरूरी है, और वो मैं बिल्कुल एक क्लिनिकल तरीके से करना चाहता हूं। दोस्तों, इन विचारों का मूल्यांकन हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि हम इनकी पड़ताल भीतर से करते हैं। प्रोग्रेसिव आइडियाज को वो लोग एग्जामिन करते हैं जो कि प्रोग्रेसिव खुद होते हैं। कुछ ऐसे ही जैसे जो कि नहीं चल पाता है। जैसे मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा मार्क्सवाद को
ठीक तरह से नहीं समझ पाता है, या एक धार्मिक व्यक्ति जो है वो धर्म को समझने की कोशिश करता है लेकिन वो अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता है। धार्मिक कैटेगरीज से हम धर्म को नहीं समझ पाएंगे, मार्क्सियन कैटेगरीज ऑफ एनालिसिस को हम मार्क्सियन कैटेगरीज ऑफ एनालिसिस से हम मार्क्सवाद को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। हमें वो क्षमता पैदा करनी होगी कि हम उससे बाहर आके खड़े हो सके। सोशल डिस्टेंस या सोशल एग्जाइल अगर बना पाएंगे तब हम उन विचारों को बेहतर समझेंगे। इसलिए प्रोग्रेसिव विचारों को बेहतर समझने के लिए हमें इन विचारों के दायरे से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा, समझ के लेवल पे, प्रैक्टिस के लेवल पे नहीं। उस पर बाहर से नजर डालनी होगी, उसकी ऐतिहासिक भूमिका को देखना होगा, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का आकलन करना होगा। और मेरा कुछ रिश्ता आज की शाम को इसी दिशा में है। दोस्तों, प्रगतिशीलता का विचार एक आधुनिक विचार है, आधुनिकता की और आधुनिक समय की उपज है। जैसा कि प्रियंवद जी ने बहुत बढ़िया बताया कि उसको बहुत ज्यादा हम 19वीं और 18वीं सदी में ढूंढने की कोशिश ना करें, भारत में भी नहीं लेकिन दुनिया में कहीं पर भी नहीं। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, रेवोल्यूशन का विचार एक ऐसी दुनिया में आसानी से आता है जिसने कि एक खास तरह के सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, रेवोल्यूशन का अनुभव किया है। मेरा मतलब यह है कि 19वीं 18वीं 19वीं सदी के बाद की दुनिया, हमारा भारत ही नहीं, पूरी की पूरी दुनिया, 17वीं 18वीं सदी से पहले की अगर दुनिया को हम देखेंगे विचारों की दुनिया में, तो उसमें हमको प्रोटेस्ट के विचार मिलेंगे, रिफॉर्म के विचार मिलेंगे, क्रिटिक के विचार मिलेंगे, चेंज, रेबेलियन के विचार तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के, रेवोल्यूशन के विचार आसानी से हमको नहीं मिलते हैं। इसका कुछ संबंध इंसानी दिमाग और उसकी अपनी सीमाओं, उसकी अपनी लिमिटेशंस से भी है। ये लिमिटेशंस, ये सीमाएं ह्यूमन इमेजिनेशन की हैं और ये काफी वास्तविक हैं, और इनको लांघ पाना हर समय में बहुत आसान नहीं होता है। चाहे धर्म रहा हो, चाहे साहित्य रहा हो पुराने समय का, ह्यूमन इमेजिनेशन की ये जो सीमाएं हैं, उसकी बाउंड्रीज हैं, उसकी लिमिट्स हैं, इनको हम काफी आसानी से देख सकते हैं। और ये बात विचारों के इतिहास पर भी खास तौर पे लागू होती है, खासतौर से 17वीं 18वीं सदी के दुनिया से पहले की। बाय एंड लार्ज ये कहा जा सकता है कि ह्यूमन इमेजिनेशन का सारा विस्तार, उसकी सीमितताएं और उसके रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो काफी कुछ सोशल कंडीशन से भी तय हुए हैं। अगर सामाजिक जीवन में क्रांति नहीं होती है तो वो ह्यूमन इमेजिनेशन में भी क्रांति नहीं आ पाती है। ये एक बड़ा सिद्धांत है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसे 17वीं 18वीं सदी की दुनिया से पहले जो उस पर लागू होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, प्रगतिशीलता का विचार एक आधुनिक विचार है, एक आधुनिकता की उपज है, आधुनिक कंडीशंस की उपज है, लेकिन वो उस आधुनिकता के कुछ पहलुओं का विरोधी भी है। वो उनके बरक्स खड़ा होता है, वो उनकी लिमिट्स बताता है। जो आधुनिकता के डिस्टॉर्शंस पैदा हुए हैं, जो विकृतियां पैदा हुई हैं, वो उनके बरक्स भी खड़ा होता है। प्रगतिशील विचारों का विरोध काफी हद तक आधुनिकता के भी खिलाफ होता है। जैसे फ्रांसीसी क्रांति 18वीं सदी की, वो एक आधुनिक क्रांति थी, लेकिन उसके 125 साल बाद जो रूसी क्रांति आई, वो आधुनिकता से पैदा होने वाले बहुत सारे डिस्टॉर्शंस थे, उसके खिलाफ थी। तो वो आधुनिकता के ही एक हिस्से के खिलाफ थी। इसे प्रगतिशीलता के विचारों की विडंबना भी कहा जा सकता है कि वो जिस आधुनिकता की उपज है वो उसके खिलाफ भी खड़ी होती है, उसके खिलाफ भी क्रांति करती है। वो अपने पेरेंट के साथ जैसे रेबेलियन करते हैं, वो उस तरह का भी है। जैसा मैंने कहा दोस्तों कि प्रगतिशील विचार, प्रगतिशीलता का विचार तो आधुनिक है, लेकिन साथ में यह भी सही है कि इसकी वैचारिक विरासत काफी पुरानी भी है। बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पुरानी है। कुछ कुछ हमें अतीत में उसके थोड़े से एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि हमको प्रगतिशीलता के विचार में मिलते हैं। प्रगतिशील विचार का कम अज कम एक हिस्सा तो ऐसा है जो कि उसे बड़े धार्मिक सिद्धांतों तक भी ले जाता है। वो हिस्सा है यथार्थ और आदर्श के बीच का फर्क। हमारी परिस्थितियां कैसी हैं और वो कैसी होनी चाहिए। इज एंड ऑट। 19वीं सदी के बड़े फिलोसोफर हैं डेविड ह्यूम, जिन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन लाइफ में डिफरेंस आता है जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इज, चीजें कैसी हैं, और ऑट, चीजें कैसी होनी चाहिए। यह फर्क जो है बहुत बड़ा है, यह सहज रूप से हमारे पास नहीं आता है। यह खास स्टेज में ह्यूमन इमेजिनेशन में, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आता है। यह इंसानी सोच में जेनेटिक तौर पे निहित नहीं है,
मानव जीवन के खास पड़ाव में आके ये पैदा होता है। बिल्कुल ही अलग संदर्भ में इकबाल ने जिस शिकवा की अभी बात हुई थी, प्रियंजन जी ने बात की थी, शिकवा में जब शिकायत कर रहे हैं मुसलमान खुदा से, तो उन्होंने लिखा कि हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर। हमसे पहले कहीं पत्थरों की पूजा होती थी, कहीं पेड़ों की पूजा होती थी। खू गरे पैक करे महसूस थी इंसान की नजर। इंसान की पूरी जो सोच थी, वो बेसिक सेंसेशंस जो उसके उस समय के अनुभव हैं, उसके बियॉन्ड जा नहीं पा रही थी। खू गरे पैक करे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। तो ये जो है, ये बहुत आसानी से नहीं आता है कि हम उन चीजों को, संभावनाओं के रियल में जाके ट्रांसफॉर्मेटिव पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करें। ये एक बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट है ह्यूमन लाइफ का। ये हमेशा हर समय ह्यूमन लाइफ को अकम्पनी नहीं करता है। तो ये कुछ कुछ धर्मों से आता है। खास तौर से अगर मैं बात करूं तो क्रिश्चियनिटी में एक मिलेनियरियनिज्म का विचार है, जो कि कहता है, उसमें उसकी एक अवधारणा है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी और बाद में डेवलप होती है, कि एक समय ऐसा आएगा कि ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी, लेकिन बेहतर दुनिया आएगी। एक ऐसी दुनिया आएगी जब इस दुनिया पर पिछड़े और वांछित लोगों का शासन होगा, और वो 1000 साल तक चलता रहेगा। मीक शेल इनहेरिट द अर्थ। तो ये पूरी तरीके से विचार जो है, अपने प्रोग्रेसिव विचार को थोड़ी थोड़ी उसकी सुगबुगाहट, थोड़ी थोड़ी उसकी एंसेस्ट्री जो है हमें मिलती है कुछ धर्मों में भी। धर्मों के बाद में एनलाइटनमेंट जो 18वीं सदी का है, उसने भी एक बेहतर भविष्य का खाका तैयार किया। और फिर 19वीं सदी में इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसको परिपक्वता मिलती है मार्क्सवाद के साथ में। कार्ल मार्क्स का ये जो वक्तव्य है, फिलोसोफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, पॉइंट इज टू चेंज इट। फिलोसफर ने अभी तो दुनिया को समझने की कोशिश की है, लेकिन समझने से क्या होगा, मकसद तो उसको बदलने का है। ये इसमें एक ग्रैंड रिबेलियन है इस वक्तव्य में। ये पूरी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन के खिलाफ रिबेलियन है, और साथ ही ये विचार कि अगर फिलॉसफी को, इंसान की सोच को, थिंकिंग को, अगर उसको महत्वपूर्ण और रेलेवेंट होना है, तो उसको सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना होगा। एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी, स्कॉलस्टिस्टिक फिलॉसफी, उससे बात नहीं बनेगी। तो ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है दोस्तों, कि 20वीं सदी का जो हमारा प्रगतिशील विचार जो है, जो अपने आप को धर्म, पूंजीवाद, राष्ट्रवाद सबके बरक्स रखता है और उनके खिलाफ विरोध का परचम लहराता है, लेकिन काफी हद तक उसके कुछ पहलू जो हैं उन्हीं संरचनाओं से निकल कर भी आते हैं। वो उनकी उपज भी है, कम से कम उनके कुछ पहलुओं की उपज। तो उसकी एक एंसेस्ट्री है प्रोग्रेसिव विचारों की, जो कि पहले के दौर में जाती है। 20वीं सदी में इस विचार का अलग अलग धाराओं में और अलग अलग तरीके से म्यूटेशन होता है। अभी मैं उसके इतिहास की बात कर रहा हूं, दुविधाओं और चुनौतियों पर थोड़ा बाद में आऊंगा। सबसे पहले तो मार्क्सवाद का ही बंटवारा हो जाता है सोवियत और यूरोप में। जब रूस की क्रांति हो जाती है, तो सोवियत संघ में तो ये एक ऑफिशियल डॉक्ट्रिन बन जाता है, एक वहां की ऑर्थोडॉक्सी बन जाता है। सोवियत संघ की ऑर्थोडॉक्सी जो है वो प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं। ये माना जाने लगा कि वो आदर्श परिस्थिति आ गई है जिसका कि सपना देखा जा रहा था, जिसका हम तो यहाँ पे ये कह रहे थे, फैज कह रहे थे 1947 में कि वो इंतजार था जिसका वो सुबह तो नहीं। साहिर कह रहे थे कि वो सुबह कभी तो आएगी, लेकिन रूस में कुछ कुछ घोषित कर दिया गया कि वो सुबह आ चुकी है, वो आ गई है। लेकिन इस तरह से वहां जब यूटोपिया खत्म हो गया, जब यूटोपिया उनका यथार्थ बन गया, तो प्रोग्रेसिव विचारों की बहुत सारी ऊर्जा, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। और 1917 के बाद में फिलॉसफी, विचार और ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पे सोवियत संघ से बहुत कम निकल के आया। यूरोप उससे अलग हुआ। यूरोप में बहुत क्रिएटिव तरीके से मार्क्सवाद को और प्रोग्रेसिव विचारों को आगे बढ़ाया, लेकिन यूरोपीय मार्क्सवाद की अपनी अलग सीमाएं थी। यूरोप के ज्यादातर देश साम्राज्यवादी थे और अक्सर इनकी सोच में जाने अनजाने, कॉन्शियसली, सेमी कॉन्शियसली साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन गाहे बगाहे आ ही जाता था। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि मैं अभी नहीं दूंगा। प्रगतिशील विचारों की को वास्तविक ऊर्जा उस समय मिली उपनिवेशों से।
भारत से और लैटिन अमेरिका से। भारत में खासतौर में हिस्ट्री में और भी सोशल साइंस डिसिप्लिन्स ने प्रोग्रेसिव विचारों को बहुत आगे बढ़ाया और उन्होंने अपने आप को यूरोप की परंपराओं से लिया भी, लेकिन उसके साथ उन्होंने तोड़ा भी। उन्होंने कहा कि भारत की परिस्थितियां अलग हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन का विचार ज्यादा बेहतर तरीके से आगे रख सकते हैं। यूरोप के देश जो कि डोमिनेंट हैं, वहां का मार्क्सवाद भी कहीं ना कहीं पे उन्हीं की परिस्थितियों में फंस के रह गया है। ऐसे समाजों में जैसे भारत का समाज था, ऐसे समाजों में प्रगतिशील विचारों का एक ऐसा धड़ा भी उभर कर आया जो सीधे सीधे मार्क्सवाद से नहीं भी जुड़ता था। एक नई बात सामने आई कि हर मार्क्सवादी तो प्रगतिशील है, लेकिन हर प्रगतिशील विचारक मार्क्सवादी भी हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्रगतिशीलता का फलक, उसका दायरा कहीं ज्यादा विशाल और कहीं ज्यादा विस्तृत है और उस प्रगतिशीलता के सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के विचार पे अलग अलग वैचारिक रास्तों से भी लोग पहुंच रहे हैं। अक्सर हो सकता है कि एक ही रास्ता जो है वो उसके लिए बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव और बहुत ही संकुचित हो सकता है। जैसा कि गालिब ने एक बिल्कुल ही दूसरे संदर्भ में कहा था कि बकद्र शौक नहीं ज़र्फ़ तंगनाए गज़ल, कि मुझे अपनी बात कहने के लिए जो गजल का रास्ता है वो थोड़ा सा सकरा लग रहा है, वो थोड़ा नैरो लग रहा है। बकद्र शौक नहीं ज़र्फ़ तंगनाए गजल, कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए। मुझे अपनी बात कहने के लिए ज्यादा फैलाव चाहिए है, ज्यादा बड़ा विस्तृत मुझे फील्ड चाहिए है। तो बहुत सारे हमारे प्रोग्रेसिव्स को भी लग रहा था कि सिर्फ एक ही रास्ते से अगर आएंगे प्रोग्रेसिव विचार तो वो थोड़ा सा संकुचित हो जाएगा और हमको ज्यादा फैलाव चाहिए, ज्यादा वुसअत चाहिए है, ज्यादा एक्सपेंशन चाहिए है। भारत में गांधी को लेकर भी काफी वैचारिक मंथन हुआ उस समय। अब तो नहीं होता है कि उन्हें कहां रखा जाए। वो खुद तो अपने आप को सनातनी कहते थे, लेकिन भविष्य को लेकर उनके पास एक खास यूटोपिया और एक दृष्टि थी, और वो काफी हद तक कार्ल मार्क्स के यूटोपिया से कुछ मायनों में बहुत नजदीक भी थी। और ये दृष्टि गांधी की सिर्फ भारत को ही लेकर नहीं थी, बल्कि उनका पूरी दुनिया की नुमाइंदगी का दावा था। लेकिन वो अपने आप को सनातनी शब्दों में परिभाषित करते थे, कभी कभी कहते मैं तो सनातनी हूं। तो ये तो हुआ, तो एक बहुत सारी क्रिएटिविटी जो है, ऊर्जा, वो भारत में मिली, भारत के कॉन्टेक्स्ट से मिली, जो साम्राज्यवाद से संघर्ष का हमारा वो था, संघर्ष का हमारा जो संदर्भ था। तो ये तो रहा इन विचारों का इतिहास, जो कि कुछ बोरो करते हैं अतीत से, उसी अतीत के खिलाफ बिगुल भी बजाते हैं, और यूरोप की खास सीमाएं हैं, और 20वीं सदी में उसका म्यूटेशन होता है, और कॉलोनीज में, उपनिवेशों में बहुत ही मुखर तरीके से ये विचार निकल के आते हैं। अब थोड़ी सी बात इन विचारों के समक्ष दुविधाएं क्या रही हैं उस पर। दुविधा से मेरा मतलब यह है कि दुविधा हम चूज नहीं करते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट में, वो संदर्भ में रहती है, और उसको हम उसको एस्केप नहीं कर सकते हैं, हम उससे बच नहीं सकते हैं। वो हमारी नियति है, उस दुविधा में हमको फंसना ही है। पहली दुविधा, जैसे मैंने शुरू में कहा, पहली दुविधा तो जैसे मैंने कहा एक तरह से वो स्ट्रक्चरल है, वो परिस्थितियों में निहित है। वो दुनिया, ये दुविधा, ये डिलेमा जो है, वो प्रगतिशील विचारों की नियति है, वो उनकी डेस्टिनी है, वो उससे बच नहीं सकते हैं। टोटल इमेंसिपेशन के विचार जो हैं वो सहज और सामान्य रूप से सबके पास उपलब्ध नहीं रहते हैं। ये एक यथार्थ है जिसे हमें मान लेना चाहिए। समाज का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो खुद को सोशल स्ट्रक्चर, परंपरा की बेड़ियों से मुक्त करके इन विचारों तक पहुंच पाता है। ये वर्ग, ये सेक्शन गिनती में काफी छोटा होता है, भारत में भी है, लेकिन और भी देशों में है, और अतीत में भी ऐसा ही रहा है। जो ट्रूली इमेंसिपेशन के विचारों में विश्वास करते थे, वो उनकी संख्या काफी कम होती है। वेस्टेड इंटरेस्ट, स्टेटस कोइस्ट, उनकी संख्या ज्यादा होती है। तो ये वर्ग गिनती में तो काफी छोटा होता है, लेकिन इसका सरोकार बहुत व्यापक होता है। सरोकार इसका होता है सामान्य लोगों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करने का, दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने का। इस प्रोजेक्ट में इस वर्ग के सामने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन वाले कहिए, रेवोल्यूशनरीज कहिए, फ्यूचरिस्ट्स कहिए, यूटोपियंस कहिए, कोई भी शब्द का इस्तेमाल कीजिए, इस प्रोजेक्ट में इस वर्ग के सामने, इस ग्रुप के सामने जो मुख्य एडवर्सरी होते हैं, जिनसे कि लड़ना होता है, जिनके खिलाफ लड़ना होता है, वो होते हैं धर्म, वो होते हैं परंपरा, वो होते हैं सोशल स्ट्रक्चर। विली निली हमारी लड़ाई इनके अगेंस्ट में होती है। दूसरे शब्दों में, वो सभी कुछ
जो लोगों की, कॉमन लोगों की जिंदगियों से बहुत गहरे तौर पे जुड़े हुए रहते हैं। लोग इनके बगैर अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर पाते हैं। हमें कॉमन लोगों के लिए सोशल स्ट्रक्चर, ट्रेडिशन, परंपरा, रिलीजन, इनका एक खास महत्व होता है। ये लोगों की जिंदगियों से बहुत गहरे से जुड़े हुए होते हैं। यही हमारे एडवर्सरी होते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए हमें दुनिया को और उनकी जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करना होता है। बहुत सारे बंधन होते हैं, बहुत सारे बेड़ियां होती हैं जो कि लोगों की जिंदगियों को सस्टेन करती हैं, उनको पोषित करती हैं। अब क्या किया जाए? पेट्रियार्की एक उदाहरण है, पुरुष सत्ता का बंधन है। वो एक बहुत बड़ा बंधन है, लेकिन मुझे नहीं पता, अक्सर बहुत सारे लोगों को लगता है, महिलाओं को लगता है कि इस बेड़ियों को हम तोड़ देंगे तब तो हमारे पास ज्यादा समस्या आ जाएगी। हमारी फिल्मों में, हमारे साहित्य में भी बहुत इसको रोमांटिसाइज किया गया है, सेलिब्रेट किया गया है, महिमा मंडन किया गया है। कितना सुख है बंधन में, इस तरह के गाने काफी मिलेंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव यथार्थ एक तरफ है, लेकिन उसकी सब्जेक्टिव समझ बिल्कुल अलग अलग तरीके से लोग होती है। हम ऑब्जेक्टिव यथार्थ को तो हम समझ लेते हैं, लेकिन बहुत सब्जेक्टिव अपने अपने तरीके से लोग उसको समझते हैं और एक्ट करते हैं। और उनको लगता है कि बहुत सारे बंधन जो हैं वो हमको सस्टेन कर रहे हैं, वो हमको पोषित कर रहे हैं, उनसे हमको, उन बेड़ियों से हमको काट दिया जाएगा तब तो हमारी जिंदगी जो है वो बहुत बुरी हो जाएगी, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, वो और बुरी हो जाएगी। इस ऑब्जेक्टिव यथार्थ के अपने हिसाब से सब्जेक्टिव अनुभव कैसे बनाया जाए, ये कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है और ये एक तरह से चुनौती भी है। अंत में थोड़ी सी बात चुनौतियों पर। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में, जो सोशल इमेंसिपेशन के, जो ट्रांसफॉर्मेशन के, जो रेवोल्यूशन के, जो यूटोपिया के, जो एक भविष्य को बेहतर देखने के सपने के जो विचार हैं, उनके सामने, या जो लोग उन विचारों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं आज। मुझे लगता है, और ये पूरी तरीके से मेरी राय है, इस पर थोड़ी सी बहस भी हो सकती है, इस पर अलग अलग तरह के विचार हो सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कंजर्वेटिज्म के विचार को लेके है। कंजर्वेटिज्म, जिसको कि अलग अलग कई अलग संदर्भों में, कहीं तो संरक्षणवाद कहा जाता है, उसको कंजर्वेशन के साथ जोड़ के, कहीं कहीं रूढ़िवाद कहा जाता है, और कहीं कहीं पुनरुत्थानवाद, रिवाइवलिज्म कहा जाता है, जिसका कि अभी जिक्र अभी प्रियंवत जी ने किया था। ये सारे शब्द एक नहीं है। कंजर्वेशन, पुनरुत्थानवाद, रूढ़िवाद, ये सब एक तो नहीं है। इनके मानी कुछ कुछ मिलते मिलते जरूर हैं, ओवरलैपिंग सर्कल्स की तरह। इनका एक मूल आधार जो है वो है कंजर्व करना। और इसीलिए एक बहुत बदलती हुई दुनिया में जिस तरह से रेवोल्यूशन का भी विचार आता है, कंजर्वेशन का भी, और वहीं से कंजर्वेटिज्म का भी विचार आता है कि बदलती हुई दुनिया में सब कुछ ना बदल जाए, कुछ को बचा के रखा जाए। तो एक साइकोलॉजिकली एक ऐसा रिएक्शन प्रोड्यूस होता है कि सब कुछ बदल ना जाए, कुछ बचा के रखा जाए। कंजर्वेटिज्म और राइट विंग पॉलिटिक्स के बीच में एक खास संबंध है, और यह संबंध कुछ कुछ वैसा ही है जो कि एक अलग संदर्भ में प्रोग्रेसिव आइडियाज और मार्क्सवाद के बीच है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि हर मार्क्सवादी तो प्रोग्रेसिव था, लेकिन हर प्रोग्रेसिव मार्क्सवादी हो यह कोई जरूरी नहीं था। लगभग इसी बात को यहां पे लागू करते हुए हम ये कह सकते हैं कि हर राइट विंग पॉलिटिशियन, या जो सोशली भी राइट विंग है, वो कंजर्वेटिव तो है, लेकिन हर कंजर्वेटिव राइट विंगर हो ये कोई जरूरी नहीं है। कंजर्वेटिज्म का फलक जो है वो कहीं ज्यादा व्यापक और कहीं ज्यादा विशाल है। कंजर्वेटिव स्ट्रैंड का विकास यूरोप और भारत में काफी अलग अलग तरीके से हुआ। यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जिस तरह से वहां की राजनीति को उथल पुथल कर दिया, और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जिस तरह से वहां के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में बहुत तेजी से परिवर्तन लाए और बहुत ही इंस्टेबिलिटी वहां पर ले आया, और बहुत ही उथल पुथल वहां पर हुई 19वीं सदी में। कंजर्वेटिज्म का विचार इन तेज और बुनियादी परिवर्तनों की प्रक्रिया के रूप में हुआ। एक खास तरह का शक, एक खास तरह का सस्पिशन जो कि चेंज के अगेंस्ट में होता है। तो ये सस्पिशन उन्हीं समाजों में पैदा होता है जिनमें वो चेंज हो रहा है। जिनमें उस तरह का चेंज नहीं हो रहा है, वहां पर इस तरह का शक और सस्पिशन साइकोलॉजिकली नहीं पैदा होता है।
यथास्थिति की तरफ थोड़ा सा झुकाव, जो कि यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैंड बना कि सब कुछ बदल न जाए, हम कुछ बचा के भी रखें, हमारा अतीत बिल्कुल खत्म हो रहा है, अतीत के किसी हिस्से को बचा के रखें, इसलिए कि पता नहीं परिस्थिति बदलने के बाद में कैसी होगी। इस हिसाब से यूरोप में राइट विंग, राइट, लेफ्ट और सेंटर के बीच की विभाजन रेखा काफी स्पष्ट थी, और यह स्पष्ट विभाजन यूरोप के इतिहास में काफी निहित था, जिस तरह से 19वीं सदी में यूरोप का इतिहास चला। भारत की परिस्थितियां इससे काफी कुछ अलग थी, काफी भिन्न थी, और भारत में कंजर्वेटिज्म के आइडिया का विकास भी अलग तरीके से होता है। यहां पर परंपरा, धर्म और सोशल स्ट्रक्चर से ब्रेक उतना स्पष्ट नहीं था जितना कि यूरोप में हुआ। परंपराओं से जितना बड़ा ब्रेक यूरोप ने किया, यूरोप के समाजों ने किया, भारत में उतना नहीं हुआ। बहुत सारे उसकी वजह है। परिणाम स्वरूप हमारे यहां ये जो विभाजन रेखाएं थी, राइट, लेफ्ट, सेंटर, वो भी उतनी मुखर नहीं थी जितनी कि यूरोप के समाजों में हुई। जो हमारी साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई थी, जो कि हमारा आजादी का संघर्ष था, उसमें काफी हद तक लेफ्ट, राइट, सेंटर सबके कोई ना कोई हिस्से जो थे वो शामिल थे, और वो अपने डिफरेंसेस उनके बने रहते थे, लेकिन वो उनको ये समस्या नहीं होती थी कि सब लोग मिलके संघर्ष साम्राज्यवाद के विरोध कर सके। कांग्रेस के अंदर में राइट और लेफ्ट और सेंटर वो सब साथ साथ थे, और आपस में उनकी लड़ाई झगड़े भी होते थे, लेकिन सब मिलके भी काम कर पाते थे साम्राज्यवादी, खासतौर से आजादी की लड़ाई में, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में। तो ये तो हमारा यथार्थ जो था वो यूरोप के यथार्थ से, जहां तक कंजर्वेटिज्म का विचार है, उससे कुछ मायनों में अलग था। इधर पिछले एक दशक से एक नया डेवलपमेंट सामने आया है, एक नई चीज सामने आई है, एक नया यथार्थ का पहलू हमारे सामने आया है मेरे हिसाब से, और मैं बहुत ही कॉन्टेंशियस और बहुत ही कंट्रोवर्शियल थीसिस आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन वो पूरी तरीके से मेरी थीसिस है, उस पर मैं सोच रहा हूं। हुआ यह है कि राइट विंग और कंजर्वेटिज्म का लिंक या तो कमजोर पड़ा है या काफी हद तक टूट गया है। जो हमारा राइट विंग है, और या जो राइट विंग का नया अवतार है पिछले 10-12 सालों में, जिसका कि अभी जिक्र भी हुआ, वो अब कंजर्वेटिव कम होके ट्रांसफॉर्मेटिव ज्यादा हो गया है। वो दुनिया और समाज को एक खास दिशा में तब्दील करने के लिए बेहतर है। वो दिशा डिजायरेबल नहीं है, वो दिशा काउंटर प्रोडक्टिव है, लेकिन वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट है। वो जैसी चीजें हैं उनको एक्सेप्ट अभी करने के लिए तैयार नहीं है, वो उनको लगातार बदल देने में, राजनीति के स्तर पे, सोशल स्ट्रक्चर के स्तर पे, हर स्तर पे लगातार ट्रांसफॉर्म करने में लगा हुआ है। कंजर्वेटिज्म का विचार वस्तुतः किसी भी बुनियादी मूलचूल परिवर्तन रूपांतरण के खिलाफ होता है। कंजर्वेटिज्म का मानना होता है कि समाज में अपनी नॉर्मल मोमेंटम से, नॉर्मल पेस पे तमाम तब्दीलियां होती हैं और वही ठीक है। उसको अगर हम आर्टिफिशियली ऊपर से लागू करेंगे तो वो विकृतियां और डिस्टॉर्शंस उससे प्रोड्यूस होते हैं। यूरोप में एडमंड बर्ग से लेकर लगातार लोग इसी तरह की बातें करते थे। एक ये सोच है कंजर्वेटिज्म की, जो ये मानती है कि मानव जीवन की, मानव गतिविधियों की अपनी सीमाएं और अपनी हद होती हैं। ये सीमाएं परंपरा से आती हैं, धर्म से आती हैं, सोशल स्ट्रक्चर से आती हैं, एनवायरनमेंट से आती हैं। कंजर्वेटिज्म का अर्थ है इन सीमाओं को न सिर्फ पहचानना, बल्कि उनका सम्मान भी करना और उनका अतिक्रमण न करना, बहुत ज्यादा उसके खिलाफ न जाना। ह्यूमन कैपेसिटी की जो अपनी सीमाएं हैं उनको मान के चलना। इस तरह की सोच के बरक्स आमतौर पे आती है लेफ्ट विंग सोच, रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेटिव, जो लगातार इन सीमाओं को, इन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने या लांघने में लगी रहती है। इन सीमाओं को तोड़ने या लांघे बगैर एक बेहतर भविष्य मुमकिन नहीं है, और मतलब हम सभी लोग इसको मानते हैं। आज का हमारा यथार्थ ये है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक बिल्कुल ही अलग तरह का रूप, एक अलग तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसका कि जिम्मा राइट विंग ने ले लिया है। अब हमारा राइट विंग जो है वो कंजर्वेटिव ना होके बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव हो गया है। राइट विंग और कंजर्वेटिज्म का लिंक जो है वो इस हिसाब से कमजोर पड़ गया है। ये कंजर्वेटिज्म जो है, जो कि लार्जर देन राइट विंग है, ये मैं एक
इसको पॉलिटिक्स की तरह तो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, लेकिन ये एक हमारे समाज में एक स्पेस की तरह है, काफी बड़ा स्पेस है, पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, लोगों की चेतना में, लोगों की गतिविधियों में, उनके रोजमर्रा के जीवन में, बहुत सारे लोगों में ये एक स्पेस है, एक स्थान है, एक कंजर्वेटिज्म। ये स्पेस जो है वो काफी विशाल है, राजनीतिक तौर पे बहुत मुखर नहीं है, लेकिन ये जो सिनेरियो मैंने डिस्क्राइब किया है अभी, जिसमें कि राइट और कंजर्वेटिज्म का लिंक कमजोर पड़ गया है और काफी हद तक टूट भी गया है, इस सिनेरियो में और इस बात में कि एक बहुत बड़ा दायरा है कंजर्वेटिज्म का, कंजर्वेटिव थिंकिंग एक्टिविटी का, इस सब ने प्रगतिशील सोच, गतिविधि और राजनीति के लिए इसमें नई चुनौतियां भी हैं और नए अवसर भी हैं, नई अलायंसेस बनाने के, नए रिकॉन्फ़िगरेशंस की, नई नई पॉसिबिलिटीज, नई नई संभावनाएं हैं। एक बहुत अलग तरह की सोच की जरूरत है जिसकी तरफ की आज मैंने इशारा किया है। तो दोस्तों, मैं जो प्रगतिशीलता का विचार है उसको मैंने उससे अपने आप को बाहर निकालते हुए मैंने फिर उसको उसके इतिहास पर थोड़ी नजर डाली, उसके सामने किस तरह की चुनौतियां रही, किस तरह की दुविधाएं रही हैं, डिलेमा रहे हैं, उस पर नजर डाली, और आज के परिप्रेक्ष्य में उसके सामने क्या चुनौतियां और क्या रास्ते हैं, इन पर मैंने थोड़ी सी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।